स्टूडेंट्स, आज का जो ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का अपना ये ई लेक्चर का जो सेशन है, इसका टॉपिक बड़ा अच्छा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है, ये डेली रूटीन में या फिर यूँ कहें कि लाइफ टू लाइफ, पर्सन टू पर्सन, हर जगह हमें अराइज दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट को कुछ लोग मतभेद भी कहते हैं, और मतभेद का मतलब है कि जहाँ दो पर्सन्स के व्यूज़ या थिंकिंग आपस में मैच नहीं कर रहे। तो चाहे आप अपने घर पे हों, वहाँ भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हमें टू जनरेशन्स के बीच में दिखाई देता है, कभी फैमिली के टू मेंबर्स के बीच में या डिफरेंट मेंबर्स के बीच में दिखाई देता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉप लेवल के आपस के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाते हैं। सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में नज़र आते हैं। एम्प्लॉयज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। तो कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी नज़र आती है वो है सेंसिबल, फेयर और एफिशिएंट। तो हर पर्सन जो है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर सकता। यदि हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें इन द बिजनेस, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होना बहुत कॉमन सी बात है। बट ऐसे मैनेजर्स, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जहाँ पे वो लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इन होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को यदि इजीली रिजॉल्व कर दे, तो ये उनके अंदर एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट क्वालिटी मानी जाएगी। आजकल का जो टुडेज़ मार्केट है, और उसमें तो ये कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होना बहुत कॉमन सी बात है। बट इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बैड आउटपुट में देखना ये गलत चीज़ है। हर कंपनी में जब एम्प्लॉय या लर्नर होता है, वो पूरी मेहनत से ये शो करना चाहता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल हूँ, और मैं अपने टास्क, अपना वर्क, अपना जॉब, अपना रोल बड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आपका यही एटीट्यूड अदर वर्कर्स या अदर एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अराइज कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, उस पर एम्प्लॉयज़ कैसे रिएक्ट करें, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, उसके लिए नॉर्मली मैनेजर्स के लिए 5 क्वालिटी या 5 स्टाइल्स को बताया गया है। किसने बताया है? केनिथ डब्ल्यू थॉमस और राल्फ एच किल्मान ने। वो 5 स्टाइल्स कौन कौन सी हैं? पहला आता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग मैनेजर वो होते हैं जो कि हाई लेवल तक आपको कोऑपरेट करते हैं। चाहे मैनेजर्स को अपनी जेब से खर्चा करना पड़े, बट जो आउटपुट वो चाहते हैं, जो आउटकम वो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के लिए, वो उस लेवल तक जाते हैं। बट ये तभी हो सकता है जब उस मैनेजर को कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि उस आउटकम को प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होते हैं। बट बीइंग एज ए मैनेजर, यदि वो अपना सारा टाइम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में लगा देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे। जो आउटकम प्रोड्यूस चाहिए था वो नहीं होगा। तो कई बार मैनेजर्स अपने सोर्सेज और अपने रिसोर्सेज के थ्रू ऐसी डिसीजन को लेने पड़ते हैं ताकि वो आउटपुट भी प्रोड्यूस करें और कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करें। तो ऐसी स्टाइल को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल। फिर आता है अवॉइडिंग एन इशू इन वन वे ऑफ मैनेजर माइट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार मैनेजर्स इश्यूज़ को या कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। इस अवॉइडेंस से क्या है, आपका स्टाफ मेंबर जो होता है वो बड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम और इस कॉन्फ्लिक्ट पे मैनेजर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं करते। तो इस कंडीशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो इस अवॉइडिंग स्टाइल के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को कई बार ये समझाते हैं कि वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका टास्क क्या है, उनका टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। यदि वो इस हर कॉन्फ्लिक्ट्स को ये बहुत बारीकी से देखेंगे और उन्हीं को रिजॉल्व करने में लगे रहेंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे समय में जो एचआर, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। फिर आता है आपका कोलैबोरेटिंग मैनेजर्स बिकम द पार्टनर और पेयर अप विद ईच अदर टू अचीव बोथ ऑफ देयर गोल्स इन द स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है ये कहता है कि जब एक मैनेजर किसी दूसरे मैनेजर की मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में एक्टिविटीज़ को, तो वहाँ पे वो विन और लॉस दोनों पैराडिग्म को देखने की कोशिश करते हैं। वजह होती है विन विन अप्रोच, यानी कुछ भी हो आप जीतेंगे। अंडर दिस आप किसी एक कॉन्फ्लिक्ट होने पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या एक एम्प्लॉय का पक्ष नहीं लेते, फेवर नहीं करते। आप दोनों की बात को एग्री करते हुए कोई मिडिल ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होने वाली है। तो ऐसी स्टाइल को हम कह रहे हैं कोलैबोरेटिंग स्टाइल। फिर आता है कॉम्पिटिंग स्टाइल का मतलब विन लॉस। ये कॉन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से ईर्ष्या जलना शुरू करता है, उससे कॉम्पीट करने लगता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं मैनेजर्स, अपने खुद के गोल्स को डिसाइड करना शुरू कर देते हैं और एम्प्लॉयज़ के साथ कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ उस गोल्स को अचीव करने लगते हैं, ताकि यदि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वन एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से जेलसी फील कर रहा है, उसके डेवलपमेंट से जेलसी फील कर रहा है, तो उसका सारा का सारा फोकस कहाँ हो जाए, आप मैनेजर के गोल पे फोकस हो जाए। तो इस स्ट्रेटेजी को हम कह रहे हैं कॉम्पिटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देन आता है कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है ये हम लूज सिनेरियो दिखा जाता है, जहाँ पे ना तो पर्सन ना ही मैनेजर को कुछ मिलता है, ना ही किसी का कोई नुकसान होता है। तो यहाँ पे एक मिडिल ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है, जहाँ पे जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनको एक बीच की कंडीशन देके वहाँ पे कॉपरेशन के साथ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन को डेवलप किया जाए, डिज़ाइन किया जाए। देन ग्रुप फैसिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पर्सन जो कि सिलेक्ट किए गए टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो जिन भी मेंबर्स को हमने सिलेक्ट किया है वो न्यूट्रल होने चाहिए और उनका कहीं कोई किसी बायसनेस डिसीजन पे मेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स आपने आइडेंटिफाई किए फॉर टेकिंग द डिसीजंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो बायसनेस उनमें नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग हम इस स्ट्रेटेजी को भी कई बार यूज़ करते हैं। तो ये हमने 5 जो हैं स्ट्रेटेजीज़ पढ़ी, एकोमोडेट, अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्पिटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। ये हमारे लिए नॉर्मली 5 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम लोग डील करते हैं फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमने पढ़ा ग्रुप फैसिलिटेशन। तो ग्रुप हमने देखा कि ग्रुप क्या है, कुछ लोगों का पर्सन हो सकते हैं जो कि किसी अदर पर्सन के थ्रू रिक्रूट और सिलेक्ट किए जाते हैं। बेसिकली दे आर न्यूट्रल और ये कोई भी डिसीजन जो है विदाउट बायसनेस ही लेते हैं। अब इनका रोल क्या होता है? रोल इनका होता है कि इनका रोल माना गया कि दे आर आ थिंक ग्रुप, जो अदर पर्सन्स के बिहाफ पे, समटाइम मैनेजमेंट के बिहाफ पे, समटाइम मैनेजर्स के बिहाफ पे, समटाइम सुपरवाइजर्स के बिहाफ पे ये लोग सोचते हैं। ये आर द थिंक टैंकर्स। तो इसमें आता है कि थिंकिंग ग्रुप का मीनिंग होता है वो ग्रुप जो कि अपने आप पे फोकस करता है एज ए होल। वो हर चीज़ को, हर टीम को उस ग्रुप से रिलेट करता है। नो वन इज़ डिफ्रेंशिएट
विद ईच अदर। कोई भी पर्सन उनके हिसाब से अलग नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एम्प्लॉय उनके हिसाब से एक कॉमन टास्क के लिए काम कर रहा है ना। तो कई बार इनको डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दे हैव अ म्यूचुअल एड सपोर्ट, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, मैनेजमेंट के बिहाफ पे, मैनेजर्स के बिहाफ पे चीज़ों को सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो फिर आता है आपका अटेंडिंग टू पर्पस। जो ये फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये हमेशा हर पर्सन, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की और उनके कलेक्टिव गोल्स पर नज़र रखते हैं कि एज ए ग्रुप क्या ये किसी गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि वी आर द गुड एजुकेटर और हम किसी लोगों को लर्निंग कराने में मदद कर रहे हैं, तो इसमें कई टेक्निक यूज़ होती है। जैसे पाल्मर ने 2000 में अपने जो बुक थी उन्होंने उसमें कहा कि जो आपके फैसिलिटेटर्स होते हैं कि दे नो देमसेल्व्स एंड आर एबल टू ड्रॉ अपॉन देयर फीलिंग्स टू मेक सेंसेस। कि ग्रुप में जब हम एक दूसरे से काम करते हैं तो हमारे एक दूसरे से प्रति फीलिंग्स का अटैचमेंट होना बड़ा कॉमन सी चीज़ है। हम एक कॉमन गोल को अचीव तभी कर पाएंगे जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप के इंडिविजुअल के पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हो पाएगा और हर पर्सन उस टास्क को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और ये समझेगा कि ये जो पूरा टास्क वो लोग कर रहे हैं ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और जो ग्रुप है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाया गया है। कोई भी काम करने वाला ग्रुप का मेंबर कोई किसी पर्सन से कम नहीं है। कोर वैल्यूज़ क्या कहती हैं? कोर वैल्यूज़ कहती हैं कि हाउ वी मेक चॉइस अबाउट अवर प्रैक्टिसेस। हमें एज ए फैसिलिटेटर उन एम्प्लॉयज़ को कुछ कमिटमेंट्स के बारे में बताते रहना चाहिए। अब हमें अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स, अपने बिलीव्स, इनके साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स को एज ए ग्रुप काम करवाना है। तो एक राइटर हुए थे, उन्होंने क्या बताया कि नॉर्मली उन्होंने कहा कि 4 टाइप ऑफ कोर वैल्यूज़ आर देयर, और राइटर का नाम था रोजर स्क्वाट्स, जिन्होंने ये एक एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर, एक पर्सन बीइंग एज ए ग्रुप किसी टास्क को अचीव करना चाहते हैं, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनको 4 कोर वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। पहला वैल्यूज़ आता है वैलिड इन्फॉर्मेशन। दिस मीन्स दैट जो भी इंफॉर्मेशन हम बीइंग एज ए ग्रुप आपस में शेयर कर रहे हैं वो किसी कारण से कर रहे हैं, ये हमें समझना है। फिर हमें ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है। देन सेकंड आता है फ्री एंड इन्फॉर्म चॉइस। जो पार्टिसिपेंट या लर्नर हैं दे आर फ्री टू डिफाइन देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अगर बीइंग एज ए मैनेजर मैंने उस ग्रुप में अपना एक ऑब्जेक्टिव डाला और सबसे ये एक्सपेक्ट करूं कि सब मेरे उस गोल्स को समझ के काम करें, तो हम लोग ग्रुप में या वर्क एज ए टीम नहीं कर सकते। तो हम उनको पहले क्या करें, बीइंग एज ए मैनेजर हम उनको बताएं कि हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन आई है इसके बेसिस पे हम क्या ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनल कमिटमेंट। इंटरनल कमिटमेंट का मतलब है कि हर पर्सन फील पर्सनली, हर पर्सन जो एम्प्लॉई है या लर्नर है उसको ये फील होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो ये गोल्स हम अचीव कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन और अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अब इसमें कई बार क्या है कि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल कंडीशनिंग विद ऑपरेंट, जिसके अंदर हमने देखा था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट 2 चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉय को लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
तो यदि कोई एम्प्लॉय, यदि हमें लग रहा है कि पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो उसको हम रिवॉर्ड के थ्रू एनकरेज कर सकते हैं। और यदि हमें लग रहा है कि लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको पनिशमेंट तो देंगे, बट इट शुड बी ऑन अ पॉजिटिव पनिशमेंट। उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरी कहीं कहीं ईगो हर्ट हो गई है। देन आता है कंपैशन। पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको अपने जजमेंट और उनको ये अलाउ करना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके, अपना सॉल्यूशन का जो आइडिया है उसको दे सके। देन हमारा ग्रुप के बाद आता है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग क्या होती है? ग्रुप लर्निंग में हम कुछ लोगों को, पर्सन्स को कलेक्ट करते हैं जो कि इमोशनली, मेंटली उस प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली अटैच है, या हम कई बार ऐसे लोगों को असेंबल करते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको खुद के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यदि हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम दोनों ही कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या था? इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इनको कनेक्ट करना है, और दूसरा अपने खुद के कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे डिसीजन लेना है। जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने इनको दिए, इट शुड बी ऑन कलेक्टिव बेसिस, नॉट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोसेस की, एक ऐसे आउटकम की जहाँ पे हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके बेसिस पे यदि हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो सारी थिंग्स हमने अभी बात करी, वो एक पर्सन थे गार्डनर, उन्होंने 1983 में जो एज ए कल्चर की बात करी थी। तो वर्क कल्चर कभी होगा जब हर पर्सन एज ए ग्रुप अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को काम करेगा, और वो एक्टिविटीज़ जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेट करती होंगी। तो जब हम ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे सामने 4 फीचर्स आते हैं। पहला आता है कि जो मेंबर्स होते हैं लर्निंग ग्रुप में, इसमें बच्चे यानी कि कम एज के लोग और एडल्ट्स दोनों ही होने चाहिए। दूसरा, यदि हम बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट या विजिबल दिखा रहे हैं यानी लर्नर्स को, तो हमें वहाँ पे उनको शेप्स, फिगर, डिज़ाइन दिखाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो देखिए बच्चे को मतलब है फ्रेशर और एडल्ट का मतलब है एक्सपीरियंस। तो जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको हमें वीडियोस, शेप्स, डिज़ाइंस, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, इन सब के थ्रू उनको लर्निंग करानी है एज ए ग्रुप। कराएगा कौन? एक मैनेजर होगा जो एक्सपर्ट होगा, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस। अब आपके साथ उसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा जो एक्सपीरियंस होगा, जो मैनेजर होगा। जो मेंबर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, इनको इमोशनली, इंटेलेक्चुअली उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ताकि उनको एज ए टीम काम किया जा सके। यहाँ जो लर्निंग कराई जाती है अंडर दिस मेथड, ये सोच के की जाती है कि इट इज़ अब बेसिकली इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, और ये सभी लोगों को एक साथ मिलकर करनी पड़ेगी, तभी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो पाएगी। यदि हम ग्रुप्स के लर्निंग के अदर एस्पेक्ट को देखें, पहला आता है कि मेकअप ऑफ द ग्रुप, जैसे साइज, एज, कॉम्पिटेंसीज, इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप जो है काम को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। देन लर्निंग ग्रुप जो होते हैं ये आल्सो फोकस करते हैं किस चीज़ पे, कि कैसे चीज़ों को लर्न किया जाए इन अ ग्रुप। तो हमें ग्रुप और टीम के डिफरेंस को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम जहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप का मतलब है एक कोई कॉमन कॉज होगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, बट कॉमन कॉज के साथ साथ जो मेंबर्स होंगे वहाँ पे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होने चाहिए।
तभी एज ए ग्रुप वो काम कर पाएंगे। और ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि एक कॉमन गोल के साथ साथ हर पर्सन को उस कॉमन गोल्स के अवेयर कराया जाए, उनको बताया जाए, ताकि जो भी पर्सन जो भी एक्टिविटी करे, जो भी प्लानिंग करे, अपने मैनेजर के साथ मिलकर वो एज ए ग्रुप करे और एक ही टास्क के लिए कंप्लीट करने के लिए वो करते रहे।